ओके, सो क्वेश्चन ऐसा है, a rectangular block of mass 10 किलोग्राम is kept on a table। तो एक ब्लॉक है जिसको हमने जस्ट क्या हो गया, ओके, हमने इस ब्लॉक को एक टेबल के ऊपर रख दिया ऐसा, ठीक है। तो डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड मास इज 10 किलोग्राम, मास इज 10 किलोग्राम। हमें प्रेशर निकालना है और डायमेंशंस क्या क्या दिए हैं देखो। इसका हाइट जो है वो हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर। ये जो है विड्थ, दिस विड्थ इज दिस विड्थ इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस विड्थ इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट की बात करेंगे तो लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 2 एंड हाइट इज 3, ठीक है। और ऐसे रखा हुआ है टेबल के ऊपर, दिस इज अ टेबल, ठीक है। समझ में आ रहा है केस? तो चलो सॉल्व करो, फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल। टेबल है, टेबल के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, फाइंड द प्रेशर ऑन टेबल। चलो बच्चों, किया सॉल्व? क्या आंसर आ रहा है? अपना आंसर चैट बॉक्स में डालो जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रेशर निकालना है। चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा। तो क्या फाइंड करना है? प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। सो हियर द फोर्स exerted by this block on the table will be mg, है ना। उसका वेट ही 12.2 कितना आ रहा है? 12.2 12.2। यूनिट क्या? सर पास्कल। चेक कर लेते हैं। और एरिया जो है वो ये एरिया आएगा विच इज एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एंड इट इज 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻²
-2 इंटू 10⁻², तो 10⁻⁴। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो 10⁻², 10⁻² 2 बार आएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। मास m जो है, मास m जो है, मास m कितना है? इट इज 10, और g को भी 10 ले लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो दिस इज 10⁻², 10⁴ अपॉन 8, तो 1/8 के आसपास कुछ तो आंसर आएगा। 1/8 भी आप कर सकते हो कैलकुलेट। 1.25, 1.25, 1/4 is 0.25, 6 to 5 आ रहा है, चेक करो तो जरा। वन पॉइंट टू फाइव आएगा, तो मैंने 9.8 लेके किया था। तो भी इतना डिफरेंस थोड़ी ना आएगा क्या? हाँ, आ सकता है। हाँ सर, वो मैंने 10⁻⁻4 नहीं लिखा था डिनोमिनेटर में। हाँ, तो फिर गलत हो गया ना। तो हाँ। पास्कल कैसे आ पास्कल कैसे आ गया? ठीक है, तो this will be, हाँ, या 1.25 ये आ जाएगा। 10⁻² कितना बचेगा? 5, 4 + 1 5, 10⁻5 बचेगा पास्कल। चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, सही आ रहा है क्या? ठीक है, 9.8 लोगे तो वो 12.2 के आसपास आएगा, 1.2 को आएगा, बट द पावर ऑफ 10 विल बी दिस, है ना? ओके, सिंपल क्वेश्चन था। अब ये जो ये तो ठीक है, दिस वाज सिंपल केस, है ना, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अगर कोई लिक्विड कॉलम, ये मैं यहीं रखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन साइड में लिखता है। इफ वी हैव दिस केस, क्वेश्चन इस तरफ लिख रहा हूँ, कैमरा को हटा देते हैं थोड़ा सा, देखो दिख रहा है क्या रोड? क्वेश्चन लिखते हैं, डायग्राम ही देता हूँ डायरेक्ट। देयर इज अ बीक, and in that beaker there is mercury. Um, ah, this is point P, है ना, which is inside the mercury. उसका depth जो है point P का, that depth is this depth is कितना है? Let us take 5 centimeter. Depth is 5 centimeter. Atmospheric pressure is 10⁵ Pascal. ये दिया हुआ है हमको. Atmospheric pressure is 10⁵ Pascal. And this liquid is mercury. मर्क्यूरी का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13600, क्या था वो, वाटर का होता है सर 1000 वही है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है क्या? सो दिस इज डेंसिटी, हाइट दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ पास्कल। स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैं एज इट इज दे रहा हूँ। फाइंड प्रेशर एट पॉइंट पी, ये क्वेश्चन करना है आपको। पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं ही करा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लो, ये वाला हटा दो, ये साइड का हो गया सभी का।
यस, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, इस पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो आई हैव टू थिंक ऑफ अ लिक्विड कॉलम। सो थिंक ऑफ अ लिक्विड कॉलम, ठीक, दिस इज माय लिक्विड कॉलम और इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है एट दिस पॉइंट। तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर हमें पता है, इट इज प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम इज एच रो जी, ठीक है। कंसीडरिंग दिस पॉइंट एज जीरो प्रेशर, इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट पर कितना प्रेशर ज्यादा होगा, एच रो जी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर भी तो प्रेशर है, इस पॉइंट पर किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर एट पॉइंट पी, प्रेशर इज इक्वल टू इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर प्लस इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर। सो दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ठीक है। याद करो ऐसा हमने एक डेरिवेशन भी किया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵ पास्कल्स में है, तो ये सारा ऐसा यूनिट में होना चाहिए। एच हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लो। सो दिस विल बी 5 into 10⁻² मीटर। तो ये हो गया मेरा हाइट 5 into 10⁻² मीटर। रो डेंसिटी उन्होंने दिया हुआ है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है, 13.6 टाइम्स मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। एंड जी को 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो टेक जी इक्वल टू 10, है ना। 9.8 चाहिए बट लेट अस टेक 10, जी इक्वल टू दे देता हूँ मैं। चलो तो क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 10⁵ प्लस दिस विल बी into 10 13 136 into 5, है ना, और बाकी 10 के पावर आ जाएंगे तो 0 680, कुछ गलत किया लगता है। सही, इंटू 10⁻², इसका आ जाएगा 2, इसका -2 कट हो जाएगा, चला गया, ये 10 बच गया। सो 6800 आ रहा है, काउंट कर लेते हैं ये प्लस वापस से, ये हो गया -2, ये +2 गया, ये 10 बच गया, तो 6800। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज 10⁵ प्लस 0.06800, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। इस नंबर को मैंने 0 पॉइंट में लिखा, मतलब 10⁵ आ गया। 10⁵ कॉमन ले लो, तो इसका 1 इंटू 10⁵ और इसका ये, सो 1 प्लस 0.068, वो डबल जीरो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इंटू 10⁵, and this comes out to be 1.068 into 10⁵ पास्कल, ये आएगा प्रेशर। एक और होमवर्क क्वेश्चन ले लो। What will be the pressure? Homework question. What will be the pressure exerted by a mercury column of height 76 centimeter? What will be the pressure exerted by mercury column of height 76 centimeter at its base? Given data लिख लो, given data क्या क्या है। Density of mercury is given 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है।
जी का वैल्यू 10 दे दिया है आपको, कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसलिए। और दिया है इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग गेज प्रेशर फाइंड करना इस क्वेश्चन में पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड गेज प्रेशर, इसलिए उन्होंने बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करो। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, घर पे करना है आफ्टर क्लास। ठीक है, ये वाला आ गया, सभी को समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। देयर आर टू काइंड ऑफ डिवाइसेस जो हमारे सिलेबस में है, दो। देयर आर मेनी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, उसमें से दो डिवाइस अपने सिलेबस में है। पहला है मर्क्यूरी बैरोमीटर और दूसरा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो दोनों डिवाइसेस हम लोग देखेंगे, इनका वर्किंग पढ़ेंगे, कैसे ये काम करता है। सिंपल डिवाइसेस है। लिख के हो गया ना सभी का? यस, हो गया ना सभी का? बढ़े आगे। चल, आज सुबह जल्दी क्लास रखा है इसलिए सब बच्चे ऐसे ठंडे बैठे हुए हैं। उल्टा सुबह सुबह तो फ्रेश रहता है ना? नींद बिगाड़ दी सर ने। सब टॉपिक क्या है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। प्रेशर मेजरमेंट, हाउ डू वी मेजर द प्रेशर, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, या किसी गैस का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। सो देयर इज वन डिवाइस विच इज कॉल्ड मर्क्यूरी बैरोमीटर, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें करते ये है, देयर इज अ बिग टब विच कंटेन्स मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी का यूज होता है। पानी का यूज क्यों नहीं होता है वो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये एग्जाम्पल करने के बाद। ठीक है, तो देयर इज अ टब जिसके अंदर मर्क्यूरी है, एंड एक मर्क्यूरी से फील्ड बहुत लंबी, जनरली 100 सेंटीमीटर लंबी टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं। सो दिस इज अ टेस्ट ट्यूब विच इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 1 मीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है, विच इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मर्क्यूरी। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, बेटा से ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, इसको पूरा 100 सेंटीमीटर, ये पूरा टिल द टॉप इसको भर देंगे विथ मर्क्यूरी। एंड देन ये जो हमारा मर्क्यूरी का टब है जिसके अंदर पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, इसके अंदर इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे ही उल्टा कर देंगे, व्हाट विल हैपन, ड्यू टू द वेट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, है ना, मर्क्यूरी को खुद का वेट भी है, तो वो मर्क्यूरी नीचे की तरफ फ्लो करना चालू कर देगा। ठीक है, जब ये मर्क्यूरी नीचे फ्लो करेगा, इस पॉइंट पर वैक्यूम बनेगा, एब्सोल्यूट वैक्यूम बनेगा। दिस वैक्यूम इज आल्सो कॉल्ड टॉरिचेलिस वैक्यूम। टॉरिचेलिस वैक्यूम, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम से है। अब जैसे जैसे यहाँ से मर्क्यूरी फ्लो आउट कर रहा है, व्हाट विल हैपन, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी राइजेस इन दिस पार्ट। यहाँ से लेवल ऊपर आना चालू हो जाएगा। अब इस मर्क्यूरी को ऊपर आने से कौन रोकेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, दिस इज पी नॉट, लेट अस से दिस इज पी नॉट। पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इस मर्क्यूरी को और फ्लो नहीं होने देगा, है ना। सो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर पी नॉट, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस ये मर्क्यूरी कॉलम एज इट इज रह जाएगा, ये पूरा फ्लो आउट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, देयर इज अ कॉलम ऑफ हाइट h inside this manometer barometer tube, and the pressure P naught minus ये वाला pressure which is zero, this pressure difference is balanced by this column pressure which is h rho g। किसी भी लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होता है? h rho g।
और वो इन प्रेशर डिफरेंस के बराबर होगा। सो पी नॉट विल बी इक्वल टू एच रो जी। एच है हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, वो आपको एक्सपेरिमेंट से मेजर करना होगा उस दिन पर हाइट कितना है। रो इज डेंसिटी विच इज 13600, जी 9.8 लेना है एक्यूरेट वैल्यूज के लिए। यू विल गेट द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेली एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मेजर करना है तो ये डिवाइस यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट डिवाइस। एंड नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है इसके लिए जो हाइट होती है इट इज 76 सेंटीमीटर। जो सी लेवल पर जो प्रेशर होता है, बॉम्बे में जाके अगर प्रेशर मेजर करोगे तो वो इतना आएगा, नासिक में ये कम आने वाला है, 76 सेंटीमीटर नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो यू कैन मेजर दिस प्रेशर यूजिंग दिस डिवाइस। अब मर्क्यूरी तो हर किसी के घर में नहीं है, तो क्या हम लोग ऐसा ही डिवाइस वाटर के साथ बना सकते हैं? सोचो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेंसिटी का ही तो फर्क है। वाटर के लिए डेंसिटी कितनी है? वाटर के लिए डेंसिटी है 10⁻³ और मर्क्यूरी के लिए डेंसिटी है 13.6 टाइम्स 10⁻³। तो बस डेंसिटी का ही तो फर्क है। तो और कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या अगर वाटर यूज कर ले और ट्यूब ऐसी बने तो? यस, थिंक ऑफ इट। कर सकते हैं कि हम लोग अपने घर में बना सकते हैं ऐसा मर्क्यूरी बैरोमीटर यूजिंग वाटर। वाटर बैरोमीटर बना सकते हैं क्या? सोचो, ये आपको सोचना है। Why we don't use water instead of mercury? मर्क्यूरी महंगा भी है ना, दूसरा पॉइजनस भी है, मेटल है वो, है ना, एंड इट्स अ पॉइजनस मेटल, तो डेंजरस भी है। तो वॉट मर्क्यूरी की जगह पानी यूज कर लो ना। Why we use mercury instead of water? सिर्फ डेंसिटी का फर्क है, देखना दोनों चीजों में, दोनों लिक्विड्स में एक ही चीज का फर्क है, एंड स्टिल वी यूज मर्क्यूरी। सोचो, why mercury is used in barometer? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अब ये मर्क्यूरी के डिसएडवांटेजेस तो आपको पता चल गया कि भाई पॉइजनस है, हाथ लगाओगे तो भी आपकी डेथ हो सकती है। इसकी वेपर्स अगर आपके लंग्स में चले जाए तो भी आपकी लंग फाइब्रोसिस से डेथ हो सकती है। तो इट्स अ डेंजरस थिंग, है ना। मर्क्यूरी को हैंडल करना भी डेंजरस होता है, उसको केयरफुली हैंडल करना होता है। तो ऐसी भयंकर चीज लैब में रखने से अच्छा और कोई बेहतर डिवाइस बना ले। तो जो नेक्स्ट अपग्रेडेड डिवाइस आया, दैट डिवाइस इज ओपन ट्यूब open tube manometer. That device is open tube manometer. ठीक है, सो इस डिवाइस से भी हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर का करना है तो एटमॉस्फेयर का कर सकते हैं, किसी एक कंटेनर के अंदर गैस है उसका प्रेशर मेजर करना है तो वो भी कर सकते हैं। इस डिवाइस से कंटेनर का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर का कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है इसका। सो देयर इज अ यू शेप्ड ट्यूब। यू शेप का एक ट्यूब यूज होता है, कांच का ग्लास ट्यूब होता है। एंड दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ बल्ब जिसके अंदर एक गैस है जिसका प्रेशर हमें निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। लेट अस से दिस पॉइंट इज डी। फिर यहाँ पर इसके अंदर लो डेंसिटी लिक्विड जैसे कि पानी भर दिया, वाटर और केरोसिन कैन बी यूज, है ना। तो यहाँ पर मर्क्यूरी की जरूरत नहीं है इस डिवाइस के अंदर। दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर? लो डेंसिटी लिक्विड यूज कर लो, यू कैन यूज केरोसिन, यू कैन यूज वाटर, है ना, इन दिस डिवाइस। और ये जो हाइट डिफरेंस होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट में, दैट हाइट डिफरेंस इज एच। अब हमें पता है कि ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी एक ही लेवल पे है। सो प्रेशर ऑफ लिक्विड एट सेम लेवल इज सेम। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि सेम लेवल पे अगर दो लिक्विड के पॉइंट्स हैं और वो सेम लिक्विड है तो उसमें प्रेशर बराबर होगा। सो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। ठीक है, और बी और ए में प्रेशर डिफरेंस होगा ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, और बी और ए में प्रेशर डिफरेंस होगा प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए। दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू
एच रो जी वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, है ना। तो हम प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ए का प्रेशर ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी पॉइंट पर प्रेशर निकाल देंगे तो हम लोग किसका प्रेशर निकाल सकते हैं, सी पॉइंट का। सी पॉइंट का प्रेशर और डी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है किसी गैस से, तो सी और डी का प्रेशर सेम होगा। तो वी कैन फाइंड अल्टीमेटली pressure at D which is same as pressure at C which is same as pressure at B. So pressure at D minus pressure at D is same as pressure at C is same as pressure at B. ठीक है, तो ये वैल्यू B की जगह मैं D लिख दे रहा हूँ, so that will be H2G. So इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक तो इसका प्रेशर निकाल सकते हैं अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं अगर ये हमने इसका प्रेशर सेट करके रखा है कुछ तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके यूजिंग सम ऑर्डिनरी लिक्विड वाटर जैसा लिक्विड यूज करके हम लोग इससे प्रेशर मेजर कर सकते हैं, भले ही वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो या फिर इस किसी तो कंटेनर के अंदर गैस है उसका प्रेशर हो, दोनों चीजें मेजर किया जा सकता है। अब इससे भी बेटर डिवाइसेस आ चुके हैं, प्रेशर गैज जो हमारा टायर, हम लोग टायर में हवा भरने जाते हैं गैरेज में, तो उन लोगों के पास जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है ऐसा डायल जैसा, दैट इज प्रेशर गेज, तो वो भी प्रेशर ही मेजर करता है बट इट इज डिफरेंट, ये उसमें ऐसा ट्यूब वगैरह नहीं होता, लिक्विड नहीं होता है ना। ऐसे अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं जिससे हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ये यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रेशर जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, तो हमने फ्लूइड के अलग अलग प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी पढ़ी विच इज प्रेशर। डेंसिटी के बारे में हम लोग अलग से नहीं पढ़ते, हम स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो लिक्विड्स खासकर दिखाते हैं, है ना, इन जनरल फ्लूइड्स नहीं दिखाते, बट द प्रॉपर्टी इज शोन बाय लिक्विड्स ओनली एंड दैट प्रॉपर्टी इज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो आप वो पढ़ेंगे। पिछले सिलेबस में सरफेस टेंशन नाम का एक अलग से लेसन होता था, अब इन लोगों ने नया सिलेबस में क्या कर दिया, एक ही लेसन के अंदर सब कुछ घुसा दिया, 3-4 लेसन मिला के, तो समझ लीजिए कि दिस इज न्यू लेसन ऑल्सो। ठीक है, तो हेडिंग दे दो अपने नोटबुक में, सरफेस टेंशन। ओके, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है सुनने में, बट है बहुत आसान। बिफोर गोइंग टू द कंसेप्ट, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का बेसिक है। पहला कंसेप्ट मॉलिक्यूलर फोर्स, सुना है कि केमिस्ट्री में कभी मॉलिक्यूलर फोर्सेस, केमिस्ट्री में कभी सुना है, पढ़ाया है किसी ने आपको मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? यस सर। तो देखो, दो मॉलिक्यूल्स ले लो कोई भी टाइप के, फॉर एग्जांपल एक H2O का मॉलिक्यूल ले लो, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल ले लो, इनको पास में रखो एक दूसरे के, so they will start attracting each other and that force is molecular force. So the force that exists between the molecules is molecular force. इस मार्कर के अंदर जो इंक है वो इंक के पार्टिकल इस बोर्ड पर चिपक रहे हैं, मतलब दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर फोर्स, दिस इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, हमारी गाड़ी ऐसे पार्किंग में रखी है उस पर धूल चिपक जाती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो हमारे लाइफ में हर जगह हमारे आसपास मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं एंड दीज मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन इज कोहेसिव फोर्स एंड नंबर टू इज अडेसिव फोर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के दो टाइप है, एक है कोहेसिव फोर्स, दूसरा है अडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स लगे, मतलब पहला मॉलिक्यूल वाटर का है, दूसरा भी मॉलिक्यूल वाटर का है और वो एक दूसरे को चिपक रहे हैं, सो द फोर्स इज कोहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स, लाइक मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगा कोहेसिव फोर्स। अडेसिव फोर्स मतलब अनलाइक मॉलिक्यूल्स या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल क्या है, इंक के पार्टिकल इस बोर्ड पर चिपक रहे हैं, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ
adhesive force इनके particles और इस board के surface में adhesive force है because of which it sticks to the board. ठीक है, आपने फेविकॉल के ऊपर कुछ पढ़ा होगा, फेविकॉल के ऊपर लिखा रहता है इंस्टेंट अडेसिव, फेविकॉल या फेविस्टिक जो है उस पर लिखा रहता है इंस्टेंट अडेसिव। तो इसका मतलब क्या है, उस कंपाउंड के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हर चीज को चिपक सकते हैं, हर टाइप के मॉलिक्यूल को चिपक सकते हैं और वो इंस्टेंटली चिपकता है, तो इट इज कॉल्ड इंस्टेंट अडेसिव। ठीक है, तो हमारी जो टेप होती है सेलो टेप जिसको हम बोलते हैं, तो दैट सेलो टेप इज आल्सो अडेसिव टेप। तो उन पर ऐसा कंपाउंड लगाते हैं केमिकल कंपाउंड जिसका अडेसिव फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना। सो उससे हम लोग ये सारे फेविकॉल हो गया, फिर सेलो टेप हो गया, ये सारी चीजें, फिर डबल टेप हो गया, ये वहां से बनाते हैं। स्टिकी नोट पे भी जो अडेसिव लगता है इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ अडेसिव, उसके ऊपर जो केमिकल लगता है इट्स अडेसिव। ठीक है, तो अडेसिव ऐसे केमिकल्स को बोलेंगे जिनमें किसी भी मॉलिक्यूल को चिपकने की एबिलिटी हो। ठीक है, सो हमारा कंसर्न क्या है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव, एडहेसिव। मॉलिक्यूलर फोर्स की और एक खास बात बता देता हूँ। सपोज दिस इज माय वन मॉलिक्यूल, फिजिक्स में हम लोग मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखाते हैं, केमिस्ट्री में आप उसका वो स्ट्रक्चर बनाते हो, फिजिक्स में हम उसको गोला कंसीडर करते हैं। तो दिस इज माय मॉलिक्यूल ए, दिस इज माय मॉलिक्यूल बी, ये एक डिस्टेंस, कुछ तो डिस्टेंस तक है, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। उससे ज्यादा दूर लेके जाओगे सो देयर इज नो फोर्स। मतलब क्या, कि ये जो फोर्स है उसका एक रेंज है, इतने रेंज तक एक्ट करेगा, उससे आगे एक्ट नहीं करेगा। और अगर इनको बहुत क्लोज लेके आओ, बहुत क्लोज, तो ये जो है ये रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। ठीक है, इनको बहुत क्लोज लेके आओ तो क्या हो जाता है फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। मतलब अगर ये अचीव करना तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर देना होगा, उस मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा फोर्स बाहर से लगाना होगा, सो दैट दे विल कम क्लोजर। जब ये क्लोज आ जाएंगे एक डिस्टेंस से ज्यादा, ये देखो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्लोज आ रहा है, लेकिन क्लोज आने के बाद एक डिस्टेंस के बाद वो और क्लोज नहीं आ सकते, सो द रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट्स डोमिनेटिंग। ठीक है, तो हम लोग ये वाली कंडीशन नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है। हम लोग अगर बहुत हाई प्रेशर दे दे किसी लिक्विड को, तो वहां पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन है, सो वी विल नॉट स्टडी दिस कंडीशन। इसका पढ़ाई इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या है, मॉलिक्यूलर फोर्स का एक लिमिट है, उसके आगे वो एक्ट नहीं करता है, सो दैट limit or that distance, the maximum distance up to which the molecular force acts is called as range of molecular force. So ये लिख दो, ये भी लिखो, range of molecular force अपने अपने नोटबुक में लिखो। पहले तो molecular force हेडिंग दे दो, ये दोनों टाइप के फोर्स, इसका डेफिनेशन क्या होगा कोहेसिव फोर्स का, the molecular force between same kinds of molecule is called cohesive force। adhesive force का डेफिनेशन क्या लिखोगे, molecular force between different kinds of molecule is called adhesive force। range of molecular force, the maximum distance, लिखते जाओ, up to which the molecular force is effective is called range of molecular force। लिखा। अब ये रेंज कितना होता है, 1 किलोमीटर, 15 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कितना। so this range, typical range is in nanometer, नैनोमीटर में होती है। साइज ऑफ एटम इज इन एंगस्ट्रॉम, उससे 10 टाइम्स डिस्टेंस होता है नैनोमीटर, मतलब एटम के साइज से 10 गुना ज्यादा डिस्टेंस तक ये फोर्स एक्ट कर सकता है। तो नैनोमीटर का
मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। सो ये नैनोमीटर रेंज में ये फोर्स एक्ट होता है, तो बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस। So these forces are short range forces. Molecular forces are short range. इसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, ज्यादा दूर तक एक्ट नहीं करते। So the forces are called short range forces. ठीक है, अभी यहाँ हम लोग इसके आगे जाते हैं। ये लिखिए सभी ने, देख लो हो गया तो बताना। यस, हो गया बच्चों। अब देखो, सपोज दिस इज माय मॉलिक्यूल। फिजिक्स के अंदर अंदर हम लोग मॉलिक्यूल को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह दिखाएंगे, या फिर किसी राउंड के ऑब्जेक्ट की तरह दिखाएंगे। सो दिस इज माय मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पर कितने डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है? आर डिस्टेंस। रेंज को हम लोग आर लिखेंगे, रेडियस की तरह आर लिखेंगे। सो आर डिस्टेंस तक ये अपना फोर्स लगा रहा है। इस तरफ भी अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो रेंज कितना रहेगा? आर ही रहेगा। इस तरफ भी मॉलिक्यूल आ जाए तो रेंज तो आर ही रहेगा। सो देयर इज अ स्फीयर अप टू विच दिस रेंज इज एक्टिंग, है ना। रेंज क्या है? ये डिस्टेंस ही है। तो ये डिस्टेंस लेके हम लोग एक स्फीयर बना सकते हैं। दिस स्फीयर इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो रहा है? हमारा मॉलिक्यूल सेंटर पे ले लो स्फीयर के। इमेजिन करो कि देयर इज अ स्फीयर, उसके सेंटर पे हमारा मॉलिक्यूल ले लो, और उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा? रेंज जितना। तो अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस रेंज के अंदर आ जाए, दूसरे मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस रेंज के अंदर आ जाए, तो इनका डिस्टेंस जो है ये एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, बिकॉज ये रेंज से कम डिस्टेंस है। और अगर मेरे पास कोई और मॉलिक्यूल आ जाए, ये मेरा पहला मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल ए, उसका ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल बी, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और अगर ये डिस्टेंस उन दोनों के बीच का इट इज ग्रेटर देन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे, देन these molecules will not exert force. These molecules will exert force because their sphere of influence are, their distance between them is less than their sphere of influence, है ना, और they are within the sphere of influence of each other. तो ऐसे केस में molecular force act करेगा, ऐसे केस में molecular force act नहीं करेगा। So what is sphere of influence? It is imaginary sphere, imaginary sphere up to which molecular forces, up to sorry, imaginary sphere with molecule at center, molecule at its center, and radius equal to range, है ना, range of molecular force. So what is sphere of influence? It is imaginary sphere with molecule at its center and radius equal to range. तो ऐसे स्फीयर को हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलेंगे। जब भी दूसरा मॉलिक्यूल उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा, तो वो एक दूसरे पे क्या लगा सकते हैं? वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस सिर्फ ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ही इफेक्टिव है, इसके बाहर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं एक्ट कर सकते। ये भी हमें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस फ्लूइड। ये लिख लो पहले।
डेफिनेशन सारे लिखना, थियरी है अभी पूरा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरा थियरी है, सरफेस टेंशन इज द थियरी टॉपिक। यस, हो गया, लिख के हटा दो सब कुछ। सर एक मिनट। ओ, लिखो मैं। वापस से पढ़ रहा हूँ, डायग्राम में बना लेना बच्चों, ये वाला और ये वाला, तो समझ में आएगा आपको क्या है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये राउंड बनाना, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज इमेजिनरी स्फीयर विथ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर, मॉलिक्यूल सेंटर पे है, रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू रेंज। हो गया। ओके, गॉट इट? किसी को डाउट इसमें? सिंपल है, वो क्या डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। अब तक तो हमने केमिस्ट्री पढ़ा, बेसिक था, मॉलिक्यूलर फोर्सेस वगैरह। नाउ लेट अस कंसीडर द मेन टॉपिक, सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने से पहले हम एक केस पढ़ते हैं, एक केस पढ़ेंगे और बाद में सरफेस फिल्म पे आएंगे। सपोज मेरे पास एक बीकर है या ग्लास है, जिसके अंदर मैंने लिक्विड लिया है, वाटर ले लेते हैं, तो दिस इज वाटर इन अ ग्लास, ग्लास या फिर बीकर। अब होगा ये कि इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है वाटर के, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है? H2O और H2O के बीच में कौन सा फोर्स होता है? कोहेसिव या एडहेसिव? H2O में कोहेसिव फोर्स, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। तो अब देखो, इस लिक्विड के अंदर लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ए, दिस इज मॉलिक्यूल ए, दिस इज मॉलिक्यूल बी एंड दिस इज मॉलिक्यूल सी। हम तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे, थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हैव कंसीडर्ड बीकर, और उस बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया है, ठीक है। एंड वी विल कंसीडर थ्री मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी विच इज जस्ट बिलो द सरफेस और सरफेस के काफी क्लोज है, और ये मॉलिक्यूल सी विच इज ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ऐसे तीन मॉलिक्यूल्स लिए। नाउ लेट अस ड्रॉ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता हूं मैं, ये ब्लैक है, एक मिनट, दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता हूँ ए का, ये बी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखो, ये, और सी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखो, ऐसा। तो क्या समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर देखोगे, इट इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। अब आप सोच लो कि मॉलिक्यूल ए आप हो, ठीक है, एंड थिंक दैट यू हैव सो मेनी हैंड्स, ठीक है। आपको ये सोचना है कि यू आर मॉलिक्यूल ए, यू आर मॉलिक्यूल ए एंड यू हैव सो मेनी हैंड्स। दो हाथ नहीं है आपके पास, कितने हाथ है? बहुत सारे हाथ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को खींच सकते हो उन हाथों से। तो इमेजिन कर लो कि आपके आसपास भी आपके जैसे ही कई हाथों वाले फ्रेंड्स हैं और वो आपको खींच रहे हैं। तो हर तरफ से सारे आइडेंटिकल फोर्सेस खींचेंगे, यहाँ से पुल आएगा, इस तरफ से कुछ फोर्स लगेगा, इस तरफ से फोर्स लगेगा, इस तरफ से लगेगा, क्योंकि हर तरफ बराबर बराबर फ्रेंड्स है या फिर बराबर बराबर फोर्सेस लग रहे हैं। तो व्हाट विल बी नेट फोर्स ऑन इट? आप पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? सोचो, आपको आपके फ्रेंड्स, चलो एग्जाम्पल इजी कर देते हैं। सर जीरो ही होगा ना? हाँ, एग्जाम्पल इजी कर देते हैं।
आपके दो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड ए, ये आपको, लेट अस से ये फ्रेंड एक्स है और ये दूसरा फ्रेंड है वाई, और ये दोनों का स्ट्रेंथ एक जैसा है, तो दोनों एक ही फोर्स लगा रहे हैं आपको एफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हाट इज नेट फोर्स? 0। यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे हैं, हर तरफ बराबर बराबर से फोर्स लग रहे हैं, सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। सो नेट फोर्स इज 0, डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगा। सो फॉर मॉलिक्यूल ए, net force becomes 0 because there are equal number of other molecules present around this molecule A. So that will exert no net force, or the net force on molecule A is 0. ठीक है? Because उसका पूरा जो sphere of influence है वो बाकी molecule से भरा हुआ है, उसका जो पूरा sphere of influence है वो बाकी molecule से भरा हुआ है हर तरफ से, और वो सारे molecules कैसे हैं? सारे के सारे water molecules हैं, मतलब सबका force identical. Consider molecule B. molecule B को consider करो। मॉलिक्यूल बी का जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा एयर के अंदर है और बाकी लिक्विड के अंदर है। तो इधर सिंस एयर का डेंसिटी काफी कम होता है ना, बहुत कम मॉलिक्यूल्स एयर के इंटरेक्ट करेंगे, इतनी छोटी सी जगह में एयर का मुश्किल से एक हाथ दो मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स काफी कम है ना, इट इज एज गुड एज नेग्लिजिबल, 0 फोर्स कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पर बाकी जगह जो फोर्स है वो काफी ज्यादा है नीचे की तरफ। सो देर इज नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन बी, तो बी पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। दूसरा, लेफ्ट साइड में भी नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स है ना, ये सारे फोर्स के एक लेफ्ट कंपोनेंट बनाएंगे, एक राइट कंपोनेंट बनाएंगे और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट बनाएंगे। सो देयर विल बी 3 फोर्सेस एक्टिंग, एक लेफ्ट राइट लगेगा, एक डाउन साइड लगेगा, ठीक है। सो इस पर नॉन जीरो फोर्स लग रहा है, सो नॉन जीरो फोर्स इज एक्टिंग, नॉन जीरो फोर्स इज एक्टिंग ऑन बी। व्हाट अबाउट सी? सी का आधा स्फीयर ऊपर है जिस पर ऑलमोस्ट जीरो फोर्स लगेगा, एयर का फोर्स जो होता है वो जीरो क्यों होता है? क्योंकि एयर का डेंसिटी इस लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत कम है, सो उसका नेग्लिजिबल फोर्स है, सो फॉरगेट अबाउट फोर्स ऑफ एयर। तो बचा क्या? यहाँ से फोर्स, यहाँ से फोर्स, यहाँ से फोर्स, यहाँ से फोर्स, यहाँ से फोर्स। सो वंस अगेन द फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट एंड डाउनवर्ड्स। सो 3 टाइप के फोर्सेस यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। So there is net force, net non-zero force acting on B and C. So ऐसे जो molecules है, ऐसे जो molecules है, which are on the surface of liquid, which are on the surface or just below the surface of liquid, those molecules are always under some force. So those molecules are always under some tension, and that tension is called surface tension. ठीक है? इसको और डिटेल में पढ़ेंगे surface tension क्या है, but these molecules are always under some force. बिकॉज उनके आसपास एक जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है, उनके आसपास एक जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं है, दैट्स व्हाई दे एक्सपीरियंस सम फोर्स, है ना। तो वो टेंशन के अंदर होते हैं, वो उन पे कंटिन्यूस टेंशन लग रहा है, एंड दैट टेंशन इज सरफेस टेंशन। और ये जो फिल्म है, ये जो सरफेस की एक पतली सी लेयर है जिसमें मॉलिक्यूल्स है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स, जिसकी थिकनेस, इस फिल्म की थिकनेस होगी रेंज, है ना, जितनी रेंज उतनी थिकनेस का ये सरफेस फिल्म होगा। दिस फिल्म इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। So layer of liquid, which is the topmost layer of liquid which is in contact with air and having thickness equal to range of molecular interaction, that film is called surface film. ठीक है, टेक्स्ट बुक में पढ़ लेते क्या दिया है। The surface layer of a liquid with thickness equal to range of intermolecular force is called surface film. ठीक है, लिख देता है। So it is surface layer of liquid. Surface layer of, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। Yes, surface layer of a liquid, surface layer of a liquid, surface layer of a liquid with thickness equal to range, with thickness equal to range is called surface film. ठीक है, रेंज मतलब क्या? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर
फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन टेक्स्ट बुक के हिसाब से। यहाँ पर मैंने मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया और अभी हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका डिटेलिंग करेंगे और बाद में रोकेंगे आज का क्लास, है ना। ओके देखो अभी ये जो सरफेस फिल्म है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि देयर इज नॉन जीरो फोर्स। एक फोर्स लग रहा है ऐसा, सपोज मैं सरफेस मॉलिक्यूल, तो मुझ पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है साइड में और एक फोर्स लग रहा है नीचे। तो नीचे वाला फोर्स अगर सोचोगे तो वो उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा सरफेस के मॉलिक्यूल को, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ नीचे भी तो बाकी मॉलिक्यूल्स है ना। ये जो मेरा मॉलिक्यूल है जिसपे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, उसके नीचे बाकी मॉलिक्यूल्स भी तो है, तो ये नीचे जा नहीं सकता है ना। ये नीचे बहुत ज्यादा जा नहीं सकता। बट व्हाट अबाउट साइडवेज, तो साइडवेज भी नहीं जा सकता क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स है। बट ये कैसे बिहेव कर रहा है, साइड में ऐसे उसको पुलिंग फोर्स है ना। सो द बिहेवियर इज सिमिलर टू दिस। सपोज मैंने एक बलून लिया रबर का और उसको मैंने स्क्वायर शीट में काट दिया, मतलब बलून को काट के मैंने उसका स्क्वायर रबर मेम्ब्रेन बनाया और उस बलून के ऊपर मैं ये मॉलिक्यूल्स को सोच रहा हूँ, बलून रबर के मॉलिक्यूल्स है। और जब मैं इस बलून को इधर से और इधर से खींचूंगा तो ये वाले मॉलिक्यूल पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा, राइट से में भी लगेगा। इस वाले मॉलिक्यूल पे भी ऐसे ही फोर्स लगेगा, इस पे भी ऐसा ही फोर्स लगेगा, इस पे भी ऐसे ही फोर्स लगेगा। सो देयर इज अ टेंजेंशियल फोर्स acting on each and every molecule on the surface of this liquid or surface film. Similar force is experienced by the molecules on stretched rubber membrane. ठीक है, इस फोर्स से देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल अपनी जगह ही रहने वाला है, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, बट दे आर अंडर फोर्स, दे आर अंडर टेंशन। एंड दैट टेंशन in case of liquid is surface tension, in case of this stretched rubber membrane it is elastic force। ठीक है, और होगा ये कि अगर मैंने इस फिल्म को, रबर की जो मेम्ब्रेन है, इसको खींचकर छोड़ दिया तो ये वापस आएगा। वैसे ही यहाँ पर होता है, ये जो लिक्विड का सरफेस है वो ऐसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह है। अगर उसको मैं यहाँ से लेटर से मैंने एक पिन लिया और पिन से यहाँ पर होल कर दिया, तो होल करते ये पूरा फट जाएगा, है ना। जैसे हमारा बलून है, बलून को अगर पिन मारेंगे तो फट जाता है। तो वैसे ही ये फ्री लिक्विड सरफेस जो है, सरफेस फिल्म, इट बिहेव्स लाइक अ रबर बलून की सरफेस जैसा। अगर उसको हम प्रिक करेंगे तो ये भी फट सकता है। ठीक है, इसका मैं एक्सपेरिमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कि हम इसको क्या करेंगे, इस लिक्विड सरफेस को तोड़ेंगे एंड वी विल नोटिस कि जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे वो तेजी से साइड में हो जाएंगे। क्योंकि हम जब बलून को फोड़ते हैं तो होता क्या है, पूरा जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे टूट जाते हैं, दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। वही इफेक्ट हमें वाटर के लिए भी मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, रुके फिर यहाँ पर। अच्छा, जेई वाले बच्चे, जेई नीट वाले बच्चे, आज क्लास रखेंगे हम लोग, है ना। आज थर्सडे है वैसे, बट आज रख देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं। ठीक है, कितने बजे रखेंगे, अभी बज रहा है 8:30, 9:30, 10:30। ठीक है, मैं आपको ग्रुप पे डालता हूँ, एक आध घंटे का ब्रेक लेके बाद में रखते हैं क्लास। ठीक है, एक आध घंटे का ब्रेक लेके रखेंगे क्लास। चलेगा ना, किसी का बेस्ट तो नहीं है मेरे पास। यस।